बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स फ़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन जारी है और बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, एक्साइटिंग मैचेस भी हो रहे हैं। ग्रुप स्टेजेस की बात करें, फिर प्ले ऑफ का मुकाबले हुए और क्वार्टर फाइनल का भी आज लास्ट मैच हुआ। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप का सबसे दिलचस्प मुकाबला था जो इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज़ार बाजवा साहब, साथ दे रहे हैं शहरियार वड़ाइच साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आप दोनों का स्टांस यही था कि इंग्लैंड ज़्यादा फेवरेट है, ज़्यादा सीजन है। मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी। मेरी भी प्रेडिक्शन ठीक होगी। मैंने 3 चीज़ें प्रेडिक्ट की थी। ठीक है। एक तो ये कि स्कोर लाइन 2-1 होगी। हाँ, ये ठीक, ये बात आपकी ठीक है। दूसरा, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये मैच डिसाइड होगा किसी गलती पे। हाँ। और 2 गलतियाँ हुई हैं मेरे ख्याल में इस मैच में। हम बात करेंगे ज़्यादा, जो गलती हाईलाइट की जाएगी वो ऑब्वियसली केन ने जो पेनल्टी मिस की उसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन जो मेरे ख्याल में एक और जो बहुत बड़ी गलती, इंडिविजुअल मिस्टेक हुई, और ये मैच मैं समझता हूँ इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से इंग्लैंड हारी, वरना उन्होंने फ्रांस से बहुत बेहतर खेला। वो आप दूसरे गोल में देखें, वो मैगवायर की गलती थी कि वो जरूर को मार्क नहीं कर सका। हालांकि उसको एक वेकअप कॉल मिली थी जब 70वें मिनट में जरूर ने एक डेम्बेले के हेडर पे एक शॉट मारी जिसको पिकफोर्ड ने बहुत अच्छा सेव किया। दैट शुड हैव बीन अ वेकअप कॉल फॉर मैगवायर। लेकिन उसने कोई सबक नहीं सीखा और उससे 1 मिनट बाद दोबारा उसने जरूर को वो मार्क नहीं कर सका। और नो डाउट क्रॉस अच्छा था, लेकिन आप अच्छे डिफेंडर से एक्सपेक्ट करते हो कि वो जरूर जैसे प्लेयर को डी के अंदर, बॉक्स के अंदर स्पेस नहीं देगा। बड़ा एंगरनेस का शो इज़हार किया उससे पहले कि प्रेडिक्शन भी मेरी ठीक हुई। बस ये हम मानते हैं रिजल्ट वाली खराब होगी कि कौन जीतेगा। मुझे तो वैसे इंग्लैंड पे बड़ा गुस्सा था। मैंने आपको बताया क्रिकेट की वजह से भी हम वर्ल्ड कप भी हारे हैं, तो मैच से मुझे लग रहा था कि फ्रांस बेहतर साइड है। जो गुस्सा इंग्लैंड को होगा फ्रांस से हारने पे, वो शायद पाकिस्तान में क्रिकेट पे ना वो निकाले। नहीं, वो तो निकाल ही रहे हैं, शायद अब वो थोड़े ठंडे पड़ जाए। जी, आप बताइए शहरियार, कैसे देखते हैं उस मैच को? जैसे एक्सपेक्टेड था कि इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच कहना चाहिए होगा, और ऐसे ही हुआ। बड़ा इक्वल हमें नज़र आया दोनों की तरफ से रिस्पांस बड़ा। अगर हम थोड़ा स्टैट्स भी साथ शेयर कर लें तो 16 जो शॉट्स थी वो इंग्लैंड की तरफ से नज़र आई और 8 जो थी वो हमें फ्रांस की तरफ से नज़र आई। पोजीशन भी समहाउ 58 और 42 है, इंग्लैंड के पास ज़्यादा बॉल पोजीशन रही। बट इवेंचुअली क्लिनिकल जो एक बात करते हैं हम हमेशा कि बड़ी टीम जो होती है वह एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं बेहतर कर जाती है। क्या लगता है या मिस्टेक रीज़न बनी उनके हार की? मैं इस हार से तो पहली बात पे एग्री करूँगा कि मिस्टेक, देखें, हैरी केन का पेनल्टी मिस करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अजूबा है, जो क्राइम कहना चाहिए है या बेचारे के साथ ज्यादती है हुई है। क्योंकि ही इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक पेनल्टी टेकर इन द गेम राइट नाउ। जितनी पेनल्टीज ये ले चुका है आउटसाइड ऑफ द पेनल्टी शूट वो कोई भी नहीं ले चुका। सो इफ देयर वाज एनी मैन फॉर द यू नो टास्क उस टाइम पे, दैट मैन वाज हैरी केन। और लेकिन उससे वो गोल नहीं हो सका। आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ द नर्व्स, इट वाज बिकॉज ऑफ द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैड ऑन हिज शोल्डर्स। बाकी दूसरी चीज़ मेरे ख्याल है उसमें उसके दिमाग में ये भी खटक रही होगी क्योंकि ह्यूगो लोरिस जो कीपर है, जो फ्रांस का कीपर है, जो उनका वो भी उसका टीममेट है इन डोमेस्टिक लीग, तो ही अंडरस्टैंड्स कि हैरी केन ने क्या करना है। ठीक, पहली दफ़ा भी वो ही जज द राइट वे, और लेकिन उसने इट वाज जस्ट टू गुड और बहुत कॉर्नर पे यूज़ किया। और जो अब इस दफ़ा भी जो है वो सेम उसने जज जो है वो सही कर लिया था, बट आई थिंक ही वाज लीनिंग अ बिट बैक, जिसकी वजह से जो है ना वो एंड ही कॉट इट टू वेल कि उसकी वजह से बॉल जो है वो बाहर से ऊपर चली गई। पहली पेनल्टी में दूसरी पेनल्टी में ये भी फ़र्क था कि पहली पेनल्टी में उसका रनअप ज़रा लंबा था और दूसरी पेनल्टी पे रनअप छोटा था, विच गोज़ टू शो के एंग्जाइटी या एंक्शियसनेस जो है वो उसकी नज़र आ रही थी इससे। बिकॉज व्हेन यू नॉट दैट कॉन्फिडेंट तो आप कहते हैं जल्दी फटाफट में पेनल्टी लूँ। इसके साथ साथ इंग्लैंड ने ज़्यादा अच्छा खेला ओवरऑल। आप ये बात करें कि कौन डिज़र्व करता था ऑन जस्ट मेरिट्स, तो वो इस मिस्टेक को निकाल दें, हैरी मैगवायर की ये मैन मार्किंग को निकाल दें, तो England deserve to go through based on the amount of chances they created and based on the amount of close chances that they created। 70 मिनट के ऊपर हैरी मैगवायर का हेडर है, वो भी वुडवर्क के साथ लग के गया है। सो दिस इज एज क्लोज टू द गोल एज यू कैन गेट। और फिर इसी टाइम पे इजहार की वो बात जो है कि भाई वो हो सकता है यू नो टाइट मैच था, लेकिन ओवरऑल इंग्लैंड ने ज़्यादा अच्छा खेला है और वो
हैरी मैगवायर जो है वो अगर वो मिस्टेक ना करता या हैरी मैगवायर का वो हेडर जो है वो वुडवर्क के थोड़ा सा इस तरफ हो जाता तो गेम वुड हैव चले ये इफ एंड बट्स यार की बात को मैं सेकंड करूंगा। मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप का इंग्लैंड के हम जितने भी मैचेस देख लें, आप ईरान वाला देख लें 6-2 उन्होंने वो जीता, उसके बाद यूएसए से उन्होंने ड्रॉ किया, फिर फाइनल मैच भी वो जीते ग्रुप स्टेजेस का, सेनेगाल को बाद में राउंड ऑफ 16 में 3-0 है। लेकिन अगर सारी परफॉर्मेंसेस को हम एनालाइज करें, ये उनकी इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। उसकी वजह ये थी कि जो क्वालिटी ऑफ अपोजिशन है, फ्रांस जैसी टीम को इतना डोमिनेट करना, पोजेशन देखें, इंग्लैंड की पोजेशन 60% के करीब थी फ्रांस के खिलाफ, 58 उनकी है 42 उनकी है 42 इनकी है। तो टोटल जो शॉट्स थी 16 इंग्लैंड ने मारी, 8 शॉट्स फ्रांस ने मारी, और शॉट्स ऑन टारगेट भी इंग्लैंड की फ्रांस से ज़्यादा थी। और मेरे ख्याल में जहां हम बात करते हैं कि इंग्लैंड का ये शायद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी इस वर्ल्ड कप की फ्रांस जैसी आउटस्टैंडिंग टीम के खिलाफ, वहाँ फ्रांस का ये शायद सबसे कमज़ोर परफॉर्मेंस थी इस वर्ल्ड कप की। और फ्रांस का जब हम पूरा रूट देखें, उन्होंने पहला 4-1 ऑस्ट्रेलिया को हराया, बाद में ग्रुप स्टेजेस में भी टीम्स को डिफीट किया, ट्यूनीसिया से बेशक वो हार गए लेकिन डेनमार्क को उन्होंने हराया, फिर पोलैंड को उन्होंने बड़ा ओवरवेलमिंगली कॉम्प्रिहेंसिव शिकस्त दी। लेकिन कल इंग्लैंड के खिलाफ बहुत शेकी नज़र आए, और अगर वो ये मैच जीतते हैं तो एक तो उनके कुछ प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जिस तरह चूहेमेनी का पहले हाफ में गोल था, वो भी एक बहुत ही इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गोल था, उसमें कोई टीम इतनी ज़्यादा टीम गोल नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा पासेस हुए हों। उसने और उस टाइम पे भी जो शुरू में भी इंग्लैंड जो है वो आई थी तो दे वर प्लेइंग मोर अटैकिंग फुटबॉल, वो भी में तो पूरा अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल मिस्टेक्स, उसके ऊपर जो है वो ये गेम जो है वो डिसाइड हुई। पहले हम गोल्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टीम से कहते हैं अगर गोल रेडी है तो साथ हम दिखाते भी हैं, वो भी अब दिखाते हैं। दूसरा ये गोल है, ये दिस इज प्योर इंडिविजुअल। उसने 30 यार्ड्स आउट से एक बहुत प्यारी बॉटम कॉर्नर में शॉट प्लेस की और पेस भी है। और आप ये भी देखेंगे अब ये दूसरा ये जो पेनल्टी कॉल, इसमें मैं एक चीज़ आपका जानना चाहूँगा, आपको लगता नहीं है कि फ्रांस ने वैसे डिफेंसिव बहुत अच्छा खेल रहे थे बट 2 ब्लंडर मारे, जिसमें एक ये था पेनल्टी मिली, फिर दोबारा पेनल्टी उन्होंने हैरी केन को दी, तो उनकी मिस्टेक ऐसी की कि जो खुद उनके इक्वलाइजर की तरफ लेके जा रहे थे। एक और मौका था जिसमें फ्रांस के डिफेंडर ने हैरी केन को पीछे से बड़ी गंदी टैकल की, लेकिन वो लकी रहे कि उस पे रेफरी ने पेनल्टी नहीं दी। तो फ्रांस की डिफेंडिंग बड़ी ससेप्टेबल थी और बड़े उन्होंने एरर्स किए, और इतने वो, और अब आपको पता है रिव्यू की ऑप्शन अवेलेबल है और थर्ड रिव्यू लिया जाएगा, कैमरा पे देखा जाएगा ऑटोमेटिकली। जो वीआर वाले रेफरीज होते हैं वो एक एक इंसिडेंट को ऑटोमेटिकली वॉच कर रहे होते हैं, उसमें वो डी के अंदर तो ब्लंडर नहीं मार सकते। अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसको रेफरी पे वो देखने की जरूरत है, और वो फिर रेफरी को बुलाते हैं यार तुम आके देखो और तुम फैसला करो। अगर रूटीन में उन्हें लगता है कि ऐसा कोई टच एंड गो किस्म का इंसिडेंट नहीं है, फिर वो रेफरी को ज़िम्मेदारी नहीं देते, खुद ही अपने तौर पे फैसला कर देते हैं। और प्लस इवन टीम के पास भी ऑप्शन है कि वो भी रिक्वेस्ट करती है, अंपायर से अपील करते हैं कि आप जाएं इसको रिव्यू करें, और वो फिर करते हैं। तो आप मेरा ख्याल इस तरह के डिफेंडर को मिस्टेक करनी नहीं चाहिए। थोड़ा ना हमें डिस्टिंक्शन क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह क्रिकेट में तो रिव्यू की ऑप्शन है कि हर टीम को 3 रिव्यू होते हैं मैच में या 2 रिव्यू होते हैं, फुटबॉल में इस तरह नहीं है। ऐसे ही है, प्लेयर्स ज़रूर अपील करते हैं लेकिन रेफरी बाउंड नहीं है कि उनकी बात सुने या ना सुने। जो वीआर पे पीछे टीम बैठी होती है, 3-4 रेफरी देख रहे होते हैं, उन्होंने कॉल करनी है कि आया ये इंसिडेंट इतना है इम्पॉर्टेंट या इसमें इतना इशू नज़र आ रहा है कि इस पे जो डिसीजन लिया गया ऑन फील्ड रेफरी वो गलत है। अगर वो समझते हैं फिर वो ऑन फील्ड रेफरी को कॉल करते हैं और वो आगे वैसे भी कई दफ़ा होता है कि मूवमेंट भी, हीट ऑफ मूवमेंट भी आपसे जब अपील की जाती है तो लॉजिक परवेल्स, वो अंपायर को भी समझ आती है कि ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट चल रहा है और ये अगर इतनी डिमांड कर रहे हैं तो आई हैव टू रिव्यू इट, मतलब वो भी उसको लॉजिक को या सेंस को प्रवेल करते हुए वो जाके खुद देख लेता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो रिव्यू वाला इशू है वो वीआर वाले कर रहे होते हैं। ठीक है, वो 4 रेफरी बैठे होते हैं, उनके सामने मुख्तलिफ कैमराज लगे होते हैं डिफरेंट एंगल से, वो जो इंसिडेंट हो रहा होता है उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रिव्यू कर रहे होते हैं और वो समझते और वो डिसीजन देते हैं कि अगर कोई ऐसा डिसीजन हुआ है जो रेफरी ने ओवरसाइट हो गया, फिर वो रेफरी को थ्रू माइक्रोफोन या उसको कहते हैं कि यार ये डिसीजन हो गया है, इसको तुम आके देखो, ये हमारे ख्याल में तुमने गलत लिया, इसको तुम आके इस पर नजरसानी करो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट इधर केस में दूसरा केस जो मैं जैसे बात कर रहा हूँ वो भी ऐसे होता है कि कई दफ़ा ऐसा सिनेरियो होता है जो शायद अंपायर दूर होता है, कुछ होता है तो वो भी एक अपील करते हैं उससे अंपायर से, तो वो भी ओबियसली कोऑर्डिनेशन चल ही रही होती है, तो वो
उनसे जान लेते हैं। आई थिंक हमने कुछ मैचेस में देखा है कि रेफरी उस टाइम पे आई थिंक पॉन्डर कर रहा होता है कि मैंने क्या करना है, एंड ही माइट टेक इन यू नो जो अपील्स हैं फ्रॉम द प्लेयर्स और ही माइट नॉट टेक इट, बट जिस तरह इजहार ने का सवाब दीदी वो रेफरी की अपनी है या ऊपर जो रेफरी वीआर वाली टीम, और यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें देखी हैं। एक में जो है वो वीआर ने इसको जो पहला इंसिडेंट था उसमें वीआर ने जो है वो उसको सेकंड किया रेफरी की डिसीजन को और कहा कि हाँ ठीक है ये जो आपने पेनल्टी नहीं दी दैट्स फाइन और ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। और जो बाद में जो हैरी केन की पेनल्टी दी गई उस टाइम पे भी यही फिर वीआर एक्शन में आया, विच वाज लोगों को लग रहा था कि बड़ी एक यू नो इट वाज एन ईजी डिसीजन टू मेक, क्योंकि जो टैकल था वो बहुत ब्रेजन था, ही डिडंट इवन ट्राई टू गेट द बॉल, बट रेफरी ने अपना टाइम लेके वीआर से चेक करके बिकॉज़ ऑफ इवन वो जो सेकंड भी फ्रांस ने मिस्टेक की उसमें भी बड़ा एक ब्रूटल किस्म का उसने उसको पुश किया और वो बिल्कुल ही वाज एडजस्टेड टू द कीपर। तो मेरा ख्याल है वो इस तरह के ब्लंडर कई दफ़ा, और आपको पता भी हो कि यू आर विनिंग द मैच, और रादर दैन के आपका टैकल करने के लिए आप जाएं इस तरह की हरकत, और फिर आपको पता भी इतने ज़्यादा कैमरास आपको कवर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हीट ऑफ द मोमेंट कई मिस्टेक शायद हो जाती है। फ्रांस जो है वो इस मैच के अंदर जिस तरह इजहार ने पहली बात की, दे आर नॉट प्लेड वेल, दे नॉट प्लेड वेल एट ऑल, दे आर वेरी लकी टू गो थ्रू विद दिस विन, एंड इंग्लैंड डिजर्व टू विन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ प्ले। एम्बापे को कोई चांस नहीं मिले खास, उसको उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी से, ही वाजंट द काइंड ऑफ स्टार प्लेयर्स जिस तरह हम नजर आए, और उसके अलावा क्या नाम जो बाकी जो इनकी डिफेंस है, डिफेंस ने बहुत ज़्यादा टैकल्स किए, बहुत एंग्जाइटी थी उनके अंदर, और दैट वाज बिकॉज कि इंग्लैंड अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी और चांसेस बना रही थी, और उस चांसेस बनाने की वजह से उनको और एंग्जाइटी हो रही थी, एंड दैट क्रिएटेड मोर चांसेस। तो आई थिंक ये बड़ी जो है ना लकीली जीते हैं। और इसमें थोड़ा सा अगर हम दूसरे गोल की भी बात कर लेते, जरूर ने जो किया, जिस तरह अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि पहले 1 मिनट या 1.5 मिनट पहले वो थोड़ा अनलकी रहा, उसने अटेम्प्ट की, बच गए, बड़ा अच्छा सेव किया, बट दोबारा फिर हम देखते भी हैं और देखें कि उसने फिर दोबारा उसी तरह क्रॉस दिया गया उसको जरूर के हम कैरियर को एनालाइज करें, वो एसी मिलान से खेला है, चाहे वो चेल्सी से खेला है, चाहे आर्सेनल से खेला है, चाहे फ्रांस से खेला है, दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर फॉर जरूर। ये इस तरह के गोल हैं, इसने सारी उम्र अपनी कैरियर में इसी तरह के गोल किए हैं। कोई क्रॉस आया है राइट साइड से, लेफ्ट साइड से उसको हेड करेगा, या वन टच पोचर्स फिनिश करेगा, दीज आर द सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज दैट जरूर थ्राइव्स ऑन। उसमें ग्रीजमैन को भी क्रेडिट जाता है कि उसने बहुत प्यारा पास निकाला, लेकिन मैं फिर वो अपनी बात दोहराऊंगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल है, आप एज अ सेंटर बैक, ये आपकी मिस्टेक है कि आपने एक जरूर जैसे प्लेयर को एक किस्म का फ्री हेडर दिया, बिल्कुल फ्री उसको मार्क करने का, और इनको एक आधा सेकंड ही चाहिए होता है। हालांकि उसने वापस आगे कवर करने की कोशिश की, लेकिन जरूर से आगे निकल गया था। ग्रीजमैन को क्रेडिट जाता है, उसने बॉल को स्पॉट किया, जरूर ने रन बहुत अच्छा बनाया, और मेरे ख्याल में हैरी मैग्वायर की गलती थी, हालांकि जो उससे पहले 1 मिनट पहले चांस बना था उसमें भी वो फेल टू मार्क जरूर। यस, और इस तरह के बड़े मैचेस में कोई एक आधी ऐसी मिस्टेक होती है जो आपकी कंट्री को टीम कॉस्ट कर देती है। इवन आइडेंटिफाई भी किया कि यू हैवंट मार्क्ड हिम प्रॉपर्ली, वो बड़ा उसने गुस्से का इजहार किया दोनों डिफेंडर पे कि आपने इसको ओपन छोड़ा हुआ, और राइट आफ्टर 1 मिनट फिर उसने एक मूव बनाई और वही कन्वर्टेड गोल। ये ग्रीजमैन के ऊपर भी इसका क्रेडिट है, इवन हैरी मैग्वायर की गलती है। ग्रीजमैन ने आप देखें बिल्कुल टच लाइन के साथ से जो है वो उसने क्रॉस दिया है। नॉर्मली यू वुड वांट अ लिटिल मोर स्पेस, यू वुड एक्सपेक्ट कि वो जो उनका राइट बैक है उसको वो जो है ना वो डॉज करके आगे निकलेगा, दिल गेट इन अ बिट मोर स्पेस। इट वाज अ वेरी अर्ली क्रॉस फ्रॉम हिम व्हिच वाज आई थिंक समथिंग दैट हैरी मैग्वायर जो है ना वो ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, क्योंकि उस टाइम जिरू ने रन ले लिया था जब हैरी मैग्वायर ने उसके पीछे पे भागना शुरू किया। आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस। और ग्रीजमैन ने इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा खेला, ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। इसकी भी अपनी डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, वो जिस ग्रैंडर के साथ ये पहले खेलता था, इसने पिछले 2-3 साल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं। बार्सिलोना के अंदर इतना अच्छा नहीं गया, बहुत ही हाई साइनिंग थी, बड़ी साइनिंग थी कि भाई ग्रीजमैन आ रहा है, बट ही कुडंट परफॉर्म। उसके बाद वापस एथलेटिको मैड्रिड में आया, फिर सो इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी ग्रीजमैन कमिंग इनटू अ न्यू रोल, जो इसने मिडफील्ड के अंदर जो है वो फ्रांस को एक बड़ा अच्छा क्रिएटिव आउटलेट दिया है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और इसमें अभी दोनों असिस्ट भी इसी ने किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कुछ हम बात कर रहे थे उन टीम्स की जो वर्ल्ड कप से बाहर हुई, जो फेवरेट थी, कंटेंडर थी टाइटल जीतने के लिहाज से,
जैसे अभी हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, शायद वो लास्ट की सबसे अच्छी फुटबॉल खेल रहे थे और दैट्स वाई वी आर ऑलवेज सेइंग कि ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर हैं इस टाइटल को जीतने के लिहाज से, बट वो बाहर हुई। इसी तरह ब्राज़ील की बात की जा रही थी, दे वर नंबर 1। तो क्या लगता है क्या क्या ऐसी मिस्टेक इन टीम से हुई, या हमने जैसे पहले जर्मनी का भी शुरू में बाहर होना या बेल्जियम का बाहर होना, अगर इसको आप ओवरऑल समराइज़ करें तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे पार्ट पे इनसे मिस्टेक हुई जो इनके जर्नी को एक हैम्पर कर पाए? देखिए, अगर हम पिछले 5-6 वर्ल्ड कप्स देखें, 98 से हम शुरू हो जाते हैं। 98 में फ्रांस ने जीता, 2002 में ब्राज़ील ने जीता, 2006 में इटली ने जीता, फिर 2010 में स्पेन ने जीता, 2014 में जर्मनी ने जीता, फिर 2018 में फ्रांस ने जीता। अगर हम फ्रांस का जो 2018 की विक्ट्री है और स्पेन की 2010 की विक्ट्री को निकाल दें और बाकी जो 4 वर्ल्ड कप जीते गए हैं उसमें जिन टीमों ने वर्ल्ड कप जीता उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। आप इटली की 2006 की विक्ट्री देख लें, वो कोई इतनी ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल नहीं करते थे, लेकिन वो पीछे गोल नहीं खाते थे, और जो उनका डिफेंसिव डिफेंडर्स और जो उनका डिफेंसिव मिडफील्डर कोर बहुत स्ट्रांग था और उन्हें पता होता था कि हम गोल नहीं खाएंगे और एक आधा हमें कोई ऐसा मौका मिलेगा जिससे हम निकाल लेंगे। और एक और चीज़, उनमें कंसिस्टेंसी बड़ी होती थी उन टीम्स में। जो स्पेन है या अगर हम देख लें फ्रांस वाला, वो तो एक ऐसी ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे और हर मैच में उन्होंने कंसिस्टेंटली ऐसा खेला। लेकिन जो बाकी जर्मनी जीता 2014 में, 2006 में इटली जीता, 2002 में वो ब्राज़ील जीता या 98 फ्रांस जीता, उनकी जो हर मैच में कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं था कि एक मैच में बहुत आला परफॉर्म करें, अगले मैच में उनकी परफॉर्मेंस बिलो पार है। और अभी तक जो टीम्स निकल गई हैं वर्ल्ड कप से उनके साथ हमें ये देखने को मिला है, ब्राज़ील ने साउथ कोरिया को तबाह कर दिया फुटबॉलिंग टर्म्स में जी, लेकिन जो अगला मैच उनका हुआ क्रोएशिया से, उसमें उस लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर सके। उसके बाद यही हमें देखने को मिला ये इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड ने सेनेगल को निकाल दिया, लेकिन दूसरे मैच में जो फ्रांस के साथ उनका मैच हुआ उसमें उन्होंने मिस्टेक्स की। तो जो टीम्स निकल रही हैं, स्पेन है, स्पेन ने कोस्टा रिका को बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया, 7-0 हराया, लेकिन जब वो राउंड ऑफ 16 में है उनसे भी वो फ्लुएंसी या वो कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं है। तो किसी भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, टेबल, जो भी स्पोर्ट है, आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है टूर्नामेंट जीतने के लिए। जो टीम्स आगे आई हैं अभी तक, सेमीफाइनल्स तक आई हैं, आप देखें कि उन्होंने कंसिस्टेंटली हर मैच में अच्छा परफॉर्म किया। क्रोएशिया है, उन्होंने हर मैच में उनकी वही डिफेंसिव बेसिकली वो मोर कंसिस्टेंट बेसिस के परफॉर्म किया। अच्छा शहरार, एक और चीज़ हमने देखी प्रीवियस वर्ल्ड कप के लिहाज से, कल भी हमने थोड़ी इस पे बात की, वो ये थी कि जितनी ये सेकंड टीयर की टीम थी, जिनको हम कह सकते हैं 15 या 20 रैंक से आगे की टीम थी, इन्होंने इस दफ़ा होमवर्क बड़ा अच्छा किया हुआ था। दे केम हियर विद द प्लान। उन्होंने ये बड़ी या फर्स्ट ईयर की टीमों को फंसाया क्या कि उनका जो ओरिजिनल गेम प्लान था उस पर उनको फुटबॉल खेलने नहीं दी। चाहे ब्राज़ील की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, पुर्तगाल की बात कर लें, यहाँ जैसे क्रोएशिया, मोरक्को की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं, ये वो टीमें थी जो थोड़े बड़े ज़्यादा रैंक की साइड थी, 12 और 22 नंबर पे मोरक्को है। इन्होंने उनका मोमेंटम तोड़ा। इवन जापान की भी हम थोड़ी बात कर लेते, बड़ी खूबसूरत उन्होंने फुटबॉल खेली। इस दफ़ा ये कुछ प्लान के साथ आए, इन्होंने कहा यार ये जो स्ट्रेंथ है ना, इस पर नहीं खेलना, हमने इनके मोमेंटम को तोड़ना, ब्रेक करना है और हमने इनको अपने मेथड पे लेके आना है। फिर हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, हमें एक आधी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उस पर एग्जीक्यूट कर जाएंगे। तो दे वर्क समहाउ। आप कैसे देखते हैं ये एक चीज़ ने तमाम फुटबॉल टीमों के लिए एक विंडो ओपन कर दी कि पहले बड़ा मुश्किल होता था बड़ी टीम को हराना और बड़े इजीली कर जाते थे, बट ये जो मेथड इस वर्ल्ड कप में ये लेके आया डॉक्टरबिलिटी के साथ, इसने बड़ा हेल्पफुल किया। आप कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक जो अच्छी टीम्स हैं, जो हाई रैंकिंग यूरोपियन टीम्स हैं, मेजरली ब्राज़ील भी इंक्लूडेड जी, इनके ज़्यादा इस दफ़ा वर्ल्ड कप में अपसेट्स होने की आई थिंक 3 मेन वजूहत हैं। एक जो सबसे बड़ी कॉमनैलिटी है जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, वो ये है कि ये दिस इज़ एन आउट ऑफ टर्न World Cup which is happening in November. Yes. And I think that did overall. अब हम उस टाइम कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, वेदर का क्या फ़र्क पड़ेगा। I think based on the results that we have seen, based on the performances that we have seen, जहाँ पे बड़ी टीम बड़ी मुश्किल से अपने मैचेस जो जीत के आई हैं, we were even sometimes not playing well, वो चीज़ हमें सामने नज़र आती है कि एक तो शायद उनके जो अब देखें ना अच्छी परफॉर्मेंसेस किसने दी हैं, एशियन टीम्स ने दी हैं, अफ्रीकन टीम्स ने दी हैं, इधर के मिडिल ईस्ट की कुछ टीम्स ने दी हैं। तो आई थिंक होम फैक्टर प्लेड अ पार्ट, वेदर डिड प्ले अ पार्ट, और फिर दूसरी चीज़ ये कि जो सिर्फ 7 दिन का गैप था
between their domestic competitions and then the start of the World Cup, that did actually play a part. Yes. Because the kind of intense football that Europeans, high stakes football जो यूरोपियन टीम्स और उनके जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं डोमेस्टिक, वो बाकी टीम्स उतनी हाई स्टेक्स नहीं खेलते, बिकॉज उसके अंदर उस लेवल का मनी इन्वॉल्व नहीं होता, उस तरह के स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, उस तरह की ग्लोरी इन्वॉल्व नहीं होती. तो आई थिंक उनको एकदम एक हाई लेवल, हाई प्रेशर इन्वायरमेंट से डोमेस्टिक क्लब्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स, डोमेस्टिक फैसिलिटीज से निकल के एकदम एक हफ्ते के अंदर उनको वर्ल्ड कप स्टार्ट करना था. तो आई थिंक दैट डिड प्ले अ पार्ट. अगर हम समराइज करें, मैं आपका पॉइंट ले लेता हूं. पॉइंट पे शरियार से थोड़ा ना इख्तिलाफ करूंगा. अच्छा, मेरा इस पे ये टेक है कि जो शरियार ने बात की कि जो जिन टीम्स ने, अंडरडॉग्स ने अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए परफॉर्म नहीं किया कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो यूरोपियन लीग्स में नहीं नॉर्मली खेलते, तो इतना हाई स्टेक फुटबॉल नहीं खेलते. मेरे ख्याल में बल्कि जो रीज़न बना है वो इसका ऑपोजिट है. जिन टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया है उनके वो प्लेयर्स हैं जो यूरोपियन लीग्स में कंसिस्टेंटली टॉप क्लब्स के लिए खेलते हैं. अब मोरक्को के अशरफ हकीमी है, PSG से खेलते हैं. इनका गोलकीपर है, सेविया से खेलता है. यूसुफ नसीरी है, वो भी सेविया से खेलता है. और इवन जो आप साउथ कोरिया के जो स्टार प्लेयर थे सन, वो टॉटनहम से खेलता है. उसके अलावा जापान के जो स्टार प्लेयर थे वो डॉर्टमंड जर्मनी से खेलते हैं. ब्रदर, बल्कि मेरे ख्याल में जो चीज़ इन टीम्स को, जिस चीज़ ने बेनिफिट दिया है, जिस वजह से ये इन बड़ी टीमों को हरा सके हैं, उसके पीछे जो अंडरलाइंग रीज़न यही है कि जो इनके मेजर प्लेयर्स हैं वो टॉप यूरोपियन क्लब से आजकल खेल रहे हैं. मोरक्को के भी खेल रहे हैं, सेनेगल के भी खेल रहे हैं, कोरिया के भी खेल रहे हैं, जापान के भी खेल रहे हैं, और क्रोएशिया तो है ही अच्छी टीम. तो इसका जो इनका एक्सपीरियंस है टॉप यूरोपियन प्लेयर लीग्स में खेलने का, और ये इस कॉलिबर के, इस क्वालिटी के प्लेयर्स को ऑन अ डेली बेसिस खेलते हैं, तो इस एक्सपीरियंस इन्हें कॉन्फिडेंस मिला, और इस वजह से ये अच्छा इस पे ब्रेक के बाद दोबारा इधर से के लिए भी इन्होंने अच्छा खेला. बिल्कुल, इस पे ब्रेक से आके दोबारा बात करते हैं क्या फैक्टर्स हैं. एक दफ़ा इस पे फिर थोड़ी सी हम डिस्कशन करके फिर हम सेमीफाइनल में जो टीमें ने क्वालिफाई किया है उन पे भी बात करते हैं. अभी ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी. डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस. वंस अगेन वेलकम बैक स्पॉट ऑन, और आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन. ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम क्या रीज़न बनी टीमों का कुछ का बाहर होना, खासतौर पे अपसेट के वाले से बात कर रहे हैं. अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें थोड़ा सा ये है, जो मैंने देखा शायद एक तो सबसे बड़ा जो मुझे समझ आई वो वेदर का था. क्योंकि जितना मर्ज़ी आप बात कर लें, नवंबर में वेदर उधर बेहतर हो जाता है, बट सम हाउ उस तरह के जिस वेदर से वो लोग ट्रैवल करके आए हैं, चाहे हम यूरोपियन टीम की बात कर लें या साउथ अमेरिकन की बात कर लें, बहुत डिफरेंस है. क्योंकि जिस तरह का उधर माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और जिस तरह की वो हैबिचुअल उनकी बॉडीज़ हैं, आलो के अरब कंट्रीज़ के अंदर हमें वी ऑल नो के बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है. डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, ह्यूमिड भी होता है सम हाउ. इवन शाम को बेहतर तो होता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो डिफरेंस तो आता है. दूसरा जो मुझे लगा, जो शरियार ने भी बात की, मुझे लगा कि शायद जब कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन जो होता है वो ज़्यादा कोई भी स्पोर्ट खेलता आता है कंटिन्यूसली, तो बॉडी उसकी फटीग भी हो जाती है. आप किसी भी बड़े इवेंट के लिए आपने देखा होगा, किसी इवन क्रिकेट की भी हम अगर एग्जांपल दें, तो बड़े प्लेयर्स अपने आप को बड़े इवेंट से पहले रेस्ट कर लेते हैं. उससे जो पहले प्री सीरीज़ होती है उसमें नहीं वो खेलते, ताकि जब नेक्स्ट बड़े इवेंट में जाना तो वो फ्रेश जाएं, उनकी बॉडी फटीग ना हो, किसी किस्म के निगल ना उनको आएँ. वो इन चीज़ों को सबको लुक आफ्टर करते हैं अपनी बॉडी को. तो मेरा मानना ये कि शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो एक जिसे जो भी लीग के अंदर इन्वॉल्व थे और जब उसके बाद आए तो उसने कहीं आके उसको कहीं आके एनर्जी को पुश किया. तो क्या लगता है? आई थिंक ये आपकी बात से मैं तो एग्री करता हूँ. इसमें मैं इजहार की बात पे एक क्लैरिफिकेशन भी ले सकता हूँ. जहाँ पे मैंने कहा था कि दे डोंट प्ले विद दैट इन हाई इंटेंसिटी, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल टीम्स. मोरक्को के अंदर 3 प्लेयर्स हैं जो हाई स्टेक्स लीग्स के अंदर खेलते हैं, बाकी लोग नहीं खेलते. सो उनकी जो प्लेइंग है या जो हाई स्टेक्स वो लोग खेलते हैं, वो फ़र्क है यूरोपियन वर्सेस उनके अंदर. इसके अलावा आई थिंक जो मेन चीज़ जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ना फिर इसको हमें इंडिविजुअली टीम्स की जो बड़ी टीम्स हैं उनको देखना होगा कि वो किन वजूहात से निकली हैं. जो कुछ तो 1-2 कॉमन फैक्टर्स थे, वो आई थिंक ये थे. अगर ये यूरोपियन टीम्स, मेरे ख्याल में अगर ये मिड समर्स के अंदर ये वर्ल्ड कप हो रहा होता, जहाँ पे उनको ब्रेक के बाद 1 महीने की ब्रेक के बाद जो है वो ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होता, तो दे वुड हैव प्लेड बेटर आई थिंक. लेकिन उस टाइम तो गर्मी बहुत ठीक भी होनी थी, वो तो कहीं और होता. हाँ, कहीं और होता. तो लेकिन जो अब तीसरी चीज़ है वो ये कि जिस अच्छी टीम ने एक रिलेटिवली लोअर टीयर टीम के खिलाफ हारा है ना, वो उस टाइम पे उनको किसी फ्लूक ने नहीं हराया. वो जो टीम है वो बड़े क्लियर पर्पस के साथ आई है.
उसने अपने पर्पस को एग्जीक्यूट किया है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले जिस तरह आपने बात की डिसरप्ट किया है। और हम जितनी टीम्स हैं, जापान, साउथ कोरिया, मोरक्को, और जब अर्जेंटीना भी हारी है सऊदी अरेबिया से, तो उस टाइम भी अटैकिंग इंटेंट जो है वो लोअर टीम की हमें नज़र आई है। जहाँ जिन टीम्स ने अपने मैचेस में बड़ी टीम्स के खिलाफ अटैकिंग इंटेंट दिखाई है वो प्रोग्रेस कर पाए और उन्होंने बड़ी टीम्स को हराया जी। तो जिनके पास ये अटैकिंग इंटेंट थी वो उनको हरा पाए हैं। तो आई थिंक ये मेनली एक बड़ा फैक्टर बना है। जापान का भी देख लें, वो भी उनको हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं। दे डिडंट लेट जर्मनी प्ले प्रॉपरली, दे डिडंट लेट स्पेन प्ले प्रॉपरली। मोरक्को के पास जो है बुफॉल और जिएख और अन-नसीरी है, जिस पे हमने कल लंबी चौड़ी बात की थी कि वो दे पोजेस दैट, वो 90+6 मिनट के ऊपर भी दे पोजेस दैट अटैकिंग इंटेंट। जो अर्जेंटीना वाले जो दोनों गोल थे वो भी ऐसे थे। बेल्जियम मेरा ख्याल है एक ऐसी टीम रही है, ब्राज़ील को क्रोएशिया ने मैच किया है। क्रोएशिया इज़ नॉट एन अंडरडॉग टीम, कहीं से नहीं है। 2018 के अंदर मतलब हमेशा हर वर्ल्ड कप में, इवन अगर आप प्रीवियस भी देखें 2 डेकेड से, तो हर वर्ल्ड कप में दे परफॉर्म रियली वेल, दे परफॉर्म अबव देयर एक्सपेक्टेशन। यस, एंड अभी इस दफ़ा भी वही हो रहा है। तो जो बाकी टीम्स है, मेरे ख्याल में बेल्जियम वाज वन ऑफ द टीम्स जो स्ट्रेटेजिकली या टैलेंट वाइज उनमें हमें कमी नज़र आई, जहाँ पे दे डिडंट हैव दैट मिक्स एंड मैच जो एक्सपेक्टेशंस के साथ उनके साथ थी, वो शायद थोड़ी सी मिसप्लेस थी। बिल्कुल ठीक। जो हम अभी हाइंडसाइड में देखते हैं, बिकॉज दे डिडंट नॉट प्ले वेल एट ऑल इन द वर्ल्ड कप। आपको पॉइंट ऐड करना मेरा आप दोनों से बड़ा मुख्तलिफ इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम बात करते हैं वेदर की। वेदर जो राउंड ऑफ 16 में स्पेशली मैचेस हुए हैं, टेम्परेचर है 20 से 25 के दरमियान, और ये ऐसा वेदर है जिस पे जो हमारा वेस्टर्न यूरोपियन समर है उसमें इस तरह का वेदर होता है, और जब प्रीमियर लीग वगैरह स्टार्ट होती है या साउथ अमेरिकन लीग्स होती है उसमें इसी किस्म का टेम्परेचर या वेदर होता है, तो वेदर का इशू नहीं है। और जो दूसरी बात बड़ी की जा रही है कि जी ये मिड सीज़न में हो रहा है जिस वजह से प्लेयर्स इतने फिट नहीं है। मेरे ख्याल में जब समर ये वर्ल्ड कप होता है और उस सिचुएशन में जो प्लेयर्स होते हैं अपनी टॉप लीग्स के, फ़र्ज़ करें कोई AC मिलान से खेल रहा है, कोई बार्सिलोना से खेल रहा है, कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल रहा है, उस टाइम वो ज़्यादा फटीग्ड आउट होते हैं क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी, मेरे ख्याल में उस सीज़न में वो कोई कम से कम 50-60 गेम में खेल चुके होते हैं टॉप प्लेयर्स। इस दफ़ा तो इन प्लेयर्स को एक प्रॉपर प्री सीज़न मिला और उसके 2-3 महीने के अंदर ही, जिस तरह नॉर्मली अगस्त में सीज़न शुरू होता है उसके दरमियान सितंबर और अक्टूबर आता है, फिर नवंबर में वर्ल्ड कप शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स फ्रेश हैं, ये इशू नहीं है। जो तीसरी बात के जहाँ ये डिस्कस किया जा रहा है कि जी बहुत ही आउट ऑफ वो उन कॉन्टिनेंट से टीम आगे आई है जो पहले नहीं परफॉर्म करते। हम अगर हम मोरक्को को साइड पर रखते हैं, राउंड ऑफ 16 में 7-8 टीम्स थी यूरोप से या एशिया, साउथ अमेरिका या एशिया से या अफ्रीका से, बाकी 8 की साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से 7-8 टीम थी, बाकी 8 की 8 टीमें यूरोप से थी। और अगर हम क्वार्टर फाइनल्स में देख लें, यूरोप और साउथ अमेरिका के अलावा इन कॉन्टिनेंट्स के अलावा सिर्फ एक टीम रह गई थी, मोरक्को, जो अफ्रीका से थी। राउंड ऑफ 16 में बाकी एशिया और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, जो बाकी कॉन्टिनेंट्स जिनको हम कमज़ोर समझते हैं, उसमें क्वार्टर फाइनल में सिर्फ एक टीम आगे गई। मोरक्को को अगर हम परफॉर्मेंस असाइड रख दें, उसके अलावा अगर हम ये देखें कि कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट की टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन नहीं है। 2 टीमें यूरोप से हैं सेमीफाइनल में, एक साउथ अमेरिका से, और ये टीमें हमेशा से इनका पलड़ा दुनिया की फुटबॉल में भारी रहा है। सिर्फ मोरक्को ने एक ऐसा अपसेट किया जिसने एक ट्रेडिशन तोड़ा है, पहली अफ्रीकन टीम है, पहली अरब टीम है जो सेमीफाइनल तक आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, इसको तो हम साथ साथ आगे फर्दर भी अगर टाइम के साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं ज़रा सेमीफाइनल्स की तरफ। 14 को खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया। अर्जेंटीना एज वी नो नंबर 3 की रैंक पे खड़ी है और दैट स्टैंड ऑन क्रोएशिया ऑन नंबर 12। बड़ी ज़बरदस्त फुटबॉल खेली, बट अर्जेंटीना शायद अपनी पीक को भी टच नहीं कर पाई। मतलब दे हैव मैनेज टू विन द मैचेस। पहला मैच हारे, 2 जीते, फिर ग्रुप को टॉप तो किया उन्होंने, बट उसके बाद भी परफॉर्मेंस उनकी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी आई। या ब्रिलियंस मेसी की आपको कोई एक आधी नज़र आती है या किसी और इंडिविजुअल की नज़र आती है, बट अच्छा खेल रहे हैं, जो मैनेज कर पाए हैं, जिस तरह हमने बात की जीतने के लिहाज से। बट वो चीज़ जो एक पीक होनी चाहिए, जब फ्रांस या इंग्लैंड जैसे फुटबॉल खेली तो उस तरह की शायद हमें क्वालिटी नज़र नहीं आई। बट क्रोएशिया को अगर हम इन कंपैरिजन देखें तो वो एक ज़्यादा बैलेंस और बेहतर फुटबॉल खेल रही है, ना ज़्यादा डाउन गए ना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो जाते भी नहीं है, इसी तरह की वो एक
मिड में रह के अप्रोच के साथ खेलते हैं। कैसे देख रहे हैं सेमीफाइनल? मेरे ख्याल में तो इस टाइम अगर दोनों टीम्स देखें कि कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, नो डाउट अर्जेंटीना की ज़्यादा स्टार पावर है, मेसी है उनके पास, लेकिन मेरे ख्याल में क्रोएशिया ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। उसकी वजह यह है कि क्रोएशिया को हमने जब इस टूर्नामेंट में उनका रूट टू सेमीफाइनल देखें, पहला मैच उनका ड्रॉ हुआ, दूसरा मैच उन्होंने 4-1 कनाडा को हराया, फिर तीसरा मैच फिर ड्रॉ हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जापान को हराया, फिर पेनल्टीज़ पे उन्होंने ब्राज़ील को हराया। इनके पास जो खूबी है, दे नो हाउ टू डिक्टेट मोमेंटम एंड टेम्पो ऑफ द गेम। इनके जो 3 मिडफील्डर हैं, ब्रोजोविच, कोवाचिच और लुका मॉड्रिच, वो किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर के मोमेंटम डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अगर आप देखें क्रोएशिया नेमार को अगर कंट्रोल कर सकती है, नेमार को छोटा प्लेयर तो नहीं, तो वो कॉन्फिडेंट होंगे कि जी यार हम मेसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इनके कोच ने यही बात की है कि अभी मैंने जब इन्होंने ब्राज़ील को हरा दिया और इनसे पूछा गया कि यार आपका अगला मैच अर्जेंटीना से पड़ा है और उनके पास मेसी है, ये है वो है, उसने कहा कि यार अगर अभी मैंने कोई ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं की अर्जेंटीना की, क्योंकि अभी मैच खत्म हुआ है, लेकिन हम अगर नेमार को हरा सकते, नेमार को कंट्रोल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मेसी। और इनकी मिडफील्ड में एक कैपेबिलिटी, और एक और चीज़, इनके पास जो 2018 में भी ये फाइनलिस्ट हैं, दे हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। हालांकि और इनके पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये एक ही टूर्नामेंट में ब्राज़ील को भी हरा सकते हैं और साउथ अमेरिका को भी उसको अर्जेंटीना को भी हरा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी। और इनका मेरा ख्याल है इनका जो कैप्टन, इनका बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है। मेसी तो बहुत एक हाईलाइट जैसे रोनाल्डो है प्लेयर है, इनका कैप्टन ज़रा अंडर शेडो, थोड़ा अंडरमाइन रहने वाला, ज़रा मेलो पर्सनैलिटी का बंदा है, बट वो उसकी एज द प्लेयर्स परसेंट खूबसूरत प्लेयर, ज़बरदस्त, जिस तरह वो पेनल्टी खास तौर पे जाके लगाता है, जिस तरह उसने लास्ट गेम में लगाई, तो मेरा ख्याल है टीम को बहुत अच्छा लीड कर रहा है वो। इस पे अगर मैं देखूं कि लुका मॉड्रिच जो है बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है जी। और उसके पास ये खूबी है कि हालांकि वो 37-38 साल उसकी उम्र है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर्स में ये खूबी होती है कि उनकी मेंटल शार्पनेस इतनी ज़्यादा होती है कि वो माइक्रो सेकंड्स में जो डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक होती है, उन्हें पता होता है कब हमने किस तरफ रन बनाना है, किस तरफ गेम जा रही है तो हमने किस तरफ जाके ब्लॉक करना है, किस बंदे को हमने पास देना है। तो इस लिहाज से उसकी मेंटल शार्पनेस मेरे ख्याल में इस टाइम जितने भी प्लेयर्स हैं जो भी रह गए हैं वर्ल्ड कप में, शायद मेसी के अलावा वो भी बड़ा कह लें कि डिबेटेबल है कि कौन मेंटली ज़्यादा तेज़ है इन दोनों में से। तो इसमें उसके पास ये बड़ी खूबी है और इन लोगों को उसकी लीडरशिप की जो है उसके तहत ये गेम को डोमिनेट करते हैं, ये टेम्पो कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने ब्राज़ील के खिलाफ गेम को स्लो डाउन किया जब ताकि ब्राज़ील की फ्लुएंसी ना रहे, इस तरह अर्जेंटीना के खिलाफ भी यही करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि बॉल रिटेन करें और मेसी को और जो उनकी बाकी सपोर्टिंग कास्ट है उनको ऐसा मौका ही ना दें कि वो गेम में ऐसे चांसेस निकाल सकें। यार अभी आपसे तो डिटेल अभी बताइए अपना ओपिनियन। उसमें एक आपको पता है विन प्रोबेबिलिटी भी आती है, उसमें बताया जा रहा है 52% अर्जेंटीना है, 20% एक्स्ट्रा टाइम में जा सकते, 28% और क्रोएशिया की 20% बता रहे हैं। बट दीज आर बेसिकली स्टैट्स। इवेंचुअली तो जब गेम होती है तो एट द टाइम वो 90 मिनट्स का जोर लगता है कौन अच्छा खेलता है। आप ओवरऑल कैसे देखते हो सारी चीज़ों को? पहले तो मैं इजहार की बात से एग्री करूँगा। आई थिंक मॉड्रिच इज़ I wouldn't say he's an underrated player, I think, but he has gotten the due credit that he deserves after 2018. और he उस पूरी की पूरी जो क्रोएशिया की टीम है वो उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, not in directly मतलब technical sense या in terms of the kind of status that he has achieved in that country and in that team, and he वो बाकी बहुत अच्छा लेके जाता है। and मॉड्रिच के ऊपर बात करना बड़ा इसलिए अच्छी बात है कि ये ज़रूरी है कि 37 इयर्स की एज में भी नॉट बीइंग रोनाल्डो, नॉट बीइंग मेसी, रियल मैड्रिड जैसी टीम में जहाँ पे सुपरस्टार्स से भी बड़ा सुपरस्टार्स बैठे होते हैं, डे इन एंड डे आउट स्टार्ट करना और मिडफील्ड को डिक्टेट करना, दैट जस्ट गोज़ टू शो कि अभी भी एट 37 इयर्स ऑफ एज ही डज़ हैव द कैपेबिलिटी ऑफ, वो इस तरह के इस तरह का प्ले मेकर है जो इस तरह के वो आउटसाइड ऑफ द बूट से इस तरह के फ्लिक्स भी करता है जो यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन। हमेशा बड़ा कूल एंड काम रहता है, कंपोज रहता है। बात को मैं ऐड ऑन करूंगा, नॉर्मली जो विंगर्स होते हैं या फॉरवर्ड्स होते हैं जो अपनी पेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया होता है उन्होंने गेम में, उनके 30 के बाद कैरियर में डिप आता है। मॉड्रिच ने कभी भी अपनी पेस पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया, हमेशा से उसकी पेस कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रही। तो इस तरह के प्लेयर्स के पास ये कुशन होता है कि अपने कैरियर को आगे लेके जा सकते हैं, ज़्यादा एज तक
फैला सकते हैं कैरियर को। इवन मेसी को भी अगर हम देखें तो मेसी भी हमने लास्ट 3-4 ईयर से अगर उसको फॉलो करें तो वो थोड़ा सा जब देखता है बॉल दूर चली गई है तो वो ही डजंट रन मोर, वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखता है, कम फटीक डालता है। जब बॉल आती है तो फिर एकदम वो रन करके अपनी एनर्जी को सेव रखता है। जैसे फास्ट बॉलर भी हमने देखते हैं कि जब 30s के बाद अपने रन को थोड़ा कर्टेल करके शॉर्टन कर लेते हैं। मेसी की वैसे भी एक क्वालिटी रही है कि ही इज़ वेरी गुड एट रीडिंग व्हेन ही इज सपोज्ड टू मेक अ रन, व्हेन ही इज नॉट सपोज्ड टू मेक अ रन, सो ही कंजर्व्स, ही डज डू दिस। और ये अपने डोमेस्टिक फुटबॉल के अंदर भी यही करता है कि वो जब उसको ज़रूरत नहीं ना भागने की, वो बिल्कुल नहीं भागेगा, वो हिल जस्ट स्टे देयर, थोड़े से अपने उस सर्कल रेडियस के अंदर जो है वो हिल टर्न अराउंड, हिल अंडरस्टैंड अच्छा बॉल अभी इधर जा रही है, ही हैज़ वेरी गुड रीडिंग ऑफ द गेम एंड ही अंडरस्टैंड्स कि अच्छा अब ये होना है तो फिर आगे बॉल इधर जानी है, देन ही इज़ गोना मेक अ रन एंड देन ही बर्स्ट इनटू द क्या कहते हैं जो अपने मोमेंटम या अपने जिस तरह की स्किल्स वो फिर निकालता है, वो इसी वजह से आती है बिकॉज ही कंजर्व्स हिज एनर्जी। इसी के ऊपर अभी अर्जेंटीना का जो मेन स्टे है वो लियोनेल मेसी है, और लियोनेल मेसी को और अर्जेंटीना की टीम को सऊदी अरब से जब शुरू में ही डिफीट लगी तो आई थिंक दैट वाज अ गुड ओपनिंग वेकअप कॉल और उसके बाद से दे हैव यू नो लाइक प्लेड बेटर एंड बेटर थ्रू आउट देयर मैचेस। और ये हमें इस चीज़ में ये नज़र आया है कि एक दो चीज़ें इसमें से अच्छी बात है कि एक तो ये कि मेसी इज़ परफॉर्मिंग वेल बियॉन्ड और एट एक्सपेक्टेशंस, कि जिस तरीके की हमें लग रहा था कि मेसी को खेलना ज़रूरी है फॉर अर्जेंटीना टू बी अ गुड टीम, ही इज़ डूइंग दैट। उसने पिछले 3 वर्ल्ड कप के अंदर जो अर्जेंटीना के मैचेस हैं उसके अंदर 3 मैन ऑफ द मैचेस वो ले चुका हुआ है, तो दैट जस्ट गोज़ टू शो कि वो ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जस्ट लाइक मॉडरिच। और उसके बाद नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ जिस तरीके की परफॉर्मेंस अर्जेंटीना ने दी है, जिसको आपको याद होगा कि हम तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नेदरलैंड्स ले जाएगा बिकॉज अर्जेंटीना ने उतनी क्लिनिकल फिनिशिंग नहीं दिखाई, उतनी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो है ना वो फुटबॉल नहीं खेली जिस स्ट्रक्चर्ड फुटबॉल जो है वो नेदरलैंड्स खेल रहा था। बट वो सारी बातें उल्टी रह गई और इट वाज टोटली डोमिनेट, द मैच वाज टोटली डोमिनेटेड बाय अर्जेंटीना। अब लेकिन उससे हुआ ये है कि अर्जेंटीना ने एक बड़ी अच्छी टीम, एक बड़ी सॉलिड डिफेंसिव सॉलिड टीम को हराया है, विच गिव्स देम द एक्सपीरियंस एंड गिव्स देम द कॉन्फिडेंस कि भाई ये क्रोएशिया जैसी सिमिलर टीम को भी हरा सकते हैं। ये मुश्किल ज़रूर होगा, क्रोएशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट प्ले अप कर सकता है, लेकिन ब्राज़ील को हरा के आए तो उनका भी हाई कॉन्फिडेंस हो सारा। इसमें एक स्टैट आपसे शेयर करता चलूँ मैं, इसमें अर्जेंटीना ने इनको 98 में हराया था 1-0 से, और फिर जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ 2018 का एडिशन में उसमें फिर क्रोएशिया ने इनको 3-0 से हराया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि क्रोएशिया की अब लास्ट यार की बात को मैं ज़रा ऐड ऑन करूँगा। जिस तरह क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स में एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, क्रिकेटिंग एबिलिटी जिसको कहते हैं कि शॉट बहुत अच्छी खेलते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, फिर साथ ही क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस होती है कि कब मैंने शॉट मारनी है, कब मैंने सिंगल निकालना है, कब मैंने विकेट अपनी बचानी है। इसी तरह फुटबॉलिंग स्किल्स होती हैं, गेम अवेयरनेस जिसे बोलना चाहिए। फुटबॉलिंग स्किल्स एक और चीज़ है। फुटबॉलिंग स्किल्स आप कह लेंगे वो किक कितनी अच्छी है किसी की, पास कितने अच्छे करता है, हेड कितना अच्छा लेता है, स्पीड कितनी तेज़ है, ड्रिबल कितना। इसी तरह दूसरी चीज़ होती है फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस। फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस ये होती है कि आप डिसाइड करो कि मैंने रन कब रन बनाना है, कब मैंने अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है, किस तरफ गेम जा रही है, कब मैंने टैकल मारनी है। तो जो लुका मॉड्रिच और मेसी जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास फुटबॉलिंग स्किल्स तो है ही है, लेकिन इन लोगों की फुटबॉलिंग इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, गेम रीडिंग बहुत अच्छा करते हैं और इस वजह से ये इस एज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात वैसे टीम के अराउंड ऐड कर लूँ, इजहार की फुटबॉल इंटेलिजेंस के हिसाब से बात जो है वो अर्जेंटीना जो है वो फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी उनके पास काफ़ी है, ऑफ द बॉल रन्स भी अच्छे बनाते हैं, मेसी जैसे प्लेयर उनके पास हैं, हर्नांडेज है जो बड़ा अच्छा खेल रहा है, बट दे कभी कभी ना बड़े स्क्रैपी खेलते हैं, कभी कभी उनकी जो सारी स्ट्रेटजी होती है ना वो इट गोज़ आउट द विंडो और वो फिर जो है ना वो टच एंड गो खेल रहे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड क्रोएशिया के पास ये एबिलिटी है कि दे नेवर लूज साइट ऑफ द प्लॉट। उनके ये आई थिंक यहाँ पे ये मेंटल जो गेम है ना, अर्जेंटीना इज़ मोर स्किल्ड एट फुटबॉल। आई थिंक द बेटर यूनिट, टेक्टिकल यूनिट इज़ क्रोएशिया, और इन दोनों चीज़ों के मेरा ख्याल है कि अगर क्रोएशिया ने उसी तरह जिस तरह ब्राज़ील को फंसाया, उनको फ्री हैंड ना खेलने दिया, उनको रोका, ब्लॉक करके रखा,
उनकी गेम से अवे किया, जो उनकी प्रॉपर उनकी क्लास है या जिस पे वो खेलते हैं फुटबॉल, तो मेरा ख्याल है कि दे कैन मेक अप ट्रबल फॉर देम। इसमें अगर हम दोनों टीम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अर्जेंटीना की कोशिश होगी हम शुरू से ही अटैक करें, शुरू से ही लीड लें और मैच को लीड करें, जबकि क्रोएशिया की कोशिश होगी कि मैच को लंबा खींचें, और जैसे जैसे मैच लंबा खींचता जाएगा अर्जेंटीना के अंदर नर्व्स आएंगी, जबकि क्रोएशिया तो लंबे मैच के वो बादशाह हैं तो वो तो चैंपियन हैं। मुझे ये मैच अगला जो है ना वो काफ़ी फिजिकल होता हुआ भी नज़र आ रहा है, बिकॉज ये दोनों टीम्स काफ़ी फिजिकल प्ले भी करती हैं। इनके जो अर्जेंटीना भी करती है, गुड साइड हमने इस दफ़ा बहुत कम देखा। अगर आप प्रीवियस वर्ल्ड कप या देखें तो काफ़ी फिजिकल होती थी चीज़ें, शायद अब स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा आ गई है, कैमरास बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, अंपायर बड़े स्ट्रिक्ट हो गए, तो अभी इस दफ़ा हमने देखा कि काफ़ी कम उस लिहाज से हमने देखा कि रेड कार्ड तो बहुत ही रेयर हमें नज़र आए। ये तो पहले तो ये हर गेम के अंदर आपको एक दो नज़र आते थे। ये ओवरऑल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं फुटबॉल को, अगर हम इवन 60-70 से देखें, पहले बहुत गेम फिजिकल होती थी जी। अब जो रिसेंटली ख़ास तौर पे यूरोपियन लीग्स में आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने सोचा कि यार हमने अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना है जी। और प्लेयर्स, रेफरी भी बहुत इजीली, थोड़ा सा भी हल्का सा भी टच हो तो बड़े इजीली फाउल दे देते हैं। तो ये ओवरऑल एक फुटबॉलिंग ट्रेंड है कि गेम कम फिजिकल हो रही है, और ये हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी मेरा ख्याल अच्छा साइन है किसी भी गेम के लिहाज से कि आप जितना फिजिकल कम होगे, स्किल के ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे तो फ्लेयर भी ज़्यादा आता है, स्पेक्टेटर भी ज़्यादा एंजॉय करता है। फिजिकल गेम का अपना एक मज़ा होता है, और वो जब दो टीमें आपस में एक जंग की तरह, वो रग्बी वाली या दूसरी साइड पे, तो वो हमें ऑब्वियसली दे आर मेड फॉर इट। फैंस बड़ा एंजॉय करते हैं फिजिकल गेम्स को कि कैसी यार उसने टैकल मारी। खास तौर पे जो इंग्लिश फुटबॉल है, प्लेयर्स के लिहाज से उसमें इंजरी का जो चांसेस है, किसी की सीरियस इंजरी होती है उसको लंबा टाइम फिर बाहर बैठना पड़ता है। खास तौर पे जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है और जो इंग्लिश फैंस हैं वो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं कि यार ये बंदा टैकल बड़ी कमाल मारता है और इसके मतलब फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा, हेड्स बड़े अच्छे लेता है। तो ये भी एक टेंडेंसी होती है, कुछ लोग इस चीज़ को पसंद। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि जब आपके फाउल कम होंगे, दूसरा होगा, तो वो गेम ज़्यादा खूबसूरत फ्लरिश करती है उस लिहाज से। थोड़ी सी बात दूसरे सेमीफाइनल की भी कर लेते हैं, फ्रांस वर्सेस मोरक्को। एज वी नो फ्रांस नंबर 4 साइड है, और अभी तक की अगर मोस्ट फेवरेट साइड भी अब तो कहना चाहिए, हम कह सकते हैं। मोरक्को हम सब की फेवरेट दिलो जान से, सबसे हमारी मेरा ख्याल है पूरे मुसलमान जितने भी हैं, मुस्लिम उम्मा, सबकी फेवरेट कहना चाहिए। ख़ासतौर पे जब से उन्होंने पहली टीम बनी अफ्रीकन साइड या अरबियन साइड कहना चाहिए, क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, तो बड़ा एक और ज़बरदस्त मुकाबला एक्सपेक्ट करते हैं। और मेरा तो दिल और ख्वाहिश सबकी होगी, हम सब की, कि किसी तरह मोरक्को जीते, और शहरयार की भी फेवरेट साइड है। इन्होंने शुरू से इनको बड़ा बैंक किया, इनको बड़ा सपोर्ट किया। तो क्या देखते हैं इस सेमीफाइनल को भी कि अगर मोरक्को कर गया, देयर जस्ट अवे फ्रॉम 2 गेम्स, तो क्या एक हिस्ट्री बनेगी कि पहली दफ़ा किसी इस्लामिक कंट्री ने टाइटल जीता। देखें, अगर हम इन दोनों टीम्स का एनालाइज करें, फ्रांस ने अभी तक वर्ल्ड कप में 11 गोल किए हैं, जो इनके 5 मैचेस उन्होंने अभी तक खेले हैं, जबकि मोरक्को ने वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ 5 गोल किए हैं। लेकिन फ्रांस ने वर्ल्ड कप में 5 गोल खाए भी हैं, और मोरक्को ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल खाया है। उनका बोनो होने नहीं देता। तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिक है जो बताता है दोनों का स्टाइल ऑफ प्ले। फ्रांस वही ऑल आउट अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी, उसकी भी कोशिश होगी कि शुरू में ही हम मैच लीड करें जी, और लीड करें, अपनी नर्व्स को सेटल करें। लेकिन मोरक्को की कोशिश होगी कि जो मर्जी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन हमने गोल नहीं खाना। और ये इसी वजह, स्ट्रैटेजी की वजह से देखिए कि उनको इंजरीज कितनी हुई हैं। उनका लेफ्ट बैक इंजर्ड है मजरूई, उनका एक सेंटर बैक इंजर्ड है अगुएर, एक और उनका जो सेंटर बैक साइस वो इंजर्ड है। और बहुत क्रूशल चीज़ ये है कि जो इनके इंजर्ड प्लेयर्स हैं, इनमें से इंजर्ड प्लेयर्स हैं, इनमें से कितने प्लेयर्स वापस अवेलेबल होंगे अगले सेमीफाइनल के लिए। और मेरा ख्याल है अगर वो थोड़ी सी भी उनके अंदर कोई चांसेस होगा खेलने का, दे विल गो फॉर इट, क्योंकि ये लाइफ टाइम मोमेंट है उनके लिए, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। उसकी आप कुछ ऐड करना चाहिए इस मैच को? इजहार की बात से मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे ये जो स्टैट है काफ़ी टेलिंग है। आई थिंक मोरक्को के चांसेस ज़रूर हर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द इंजरीज दैट दे हैव गॉट, क्योंकि वो बैक 4 है, जो वही बैक 4 है जिसने अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्चुगल का मैच, बाकी सारे के सारे मैचेस उन्होंने इकट्ठे खेले। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि उन्होंने 1 गोल खाया है, वो आई थिंक उस बैक 4 की वजह से। एंड फ्रांस जो है वो शुरू में ही आएगा, एंड वी वुड वांट टू एक्सप्लॉइट दैट। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई एगर्ड है, साइस है या मजरूई है, ये आर दे एबल टू कम बैक। अब वो इंजरीज की हमें, अब ये देखें मोरक्को के प्लेयर्स, इनमें से 5 प्लेयर इंजर्ड हैं,
6 प्लेयर सस्पेंडेड है। वलीद शडीरा जो जिसको रेड कार्ड मिला वो इस मैच के लिए अनअवेलेबल है। साइस जो उनके कैप्टन है वो इंजर्ड है, मजरूई इंजर्ड है, अगवार्ड इंजर्ड है, जियाश इंजर्ड है, साबरी इंजर्ड है। अब देखते हैं कि इनमें से कितने प्लेयर अवेलेबल होंगे मैच खेलने के लिए। और आप वाली बात, इनमें जितना जोश और जज्बा होगा शायद पेन किलर्स खा के या वो करके आएंगे, जरूर आएंगे। उन्हें पता कि पूरी मुस्लिम उम्मा हमें सपोर्ट कर रही है और प्लस एक प्लेयर या टीम के लिए भी इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस मैच में वो है होम ग्राउंड। मोरक्को एक समझ लें अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। आपने देखा जो स्पेन और पोर्चुगल वाला मैच है, होम क्राउड फुटबॉल में शायद क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होता यह है कि जब आप होम ग्राउंड में खेल रहे होते हो, जब ओपोनेंट टीम के पास बॉल जाती है तो सारा क्राउड बू करना शुरू हो जाता है, हूटिंग करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप पे बॉल आती है तो वो शोर शराबा और ड्राइव करते हैं अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और कल हमें जो बल्कि सेमीफाइनल वेडनेसडे को जब होगा, मोरक्को के पीछे पूरा जो स्टेडियम होगा 90% लोग मोरक्को के सपोर्टर्स होंगे, शायद 5-10% स्पोर्ट के अलावा हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और इस दुआ उम्मीद के साथ जीते और शायद पहली दफ़ा वो ये टाइटल भी जीते। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी फर्स्ट सेमीफाइनल के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।